आज के इस लेक्चर में हम वर्ल्ड वार पार्ट 3 के अंतर्गत शीत युद्ध की अवधि की जो संकट थे उसमें क्यूबा संकट और कोरिया संकट के बारे में अध्ययन करेंगे। वियतनाम और अफगानिस्तान संकट का अध्ययन हम अगले लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। क्यूबा संकट। क्यूबा अमेरिका के पास एक टापू है जो अमेरिका के फ्लोरिडा से मात्र 90 मील की दूरी पर है। अमेरिका ने यद्यपि क्यूबा को स्पेन से मुक्ति दिलाई तथापि कभी भी उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन शीत युद्ध के अंतर्गत क्यूबा क्यों संकट का कारण बना, उसकी शुरुआत 1958 से होती है, जब क्यूबा में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में वहाँ पर साम्यवादी शासन की स्थापना हो जाती है। और इस प्रकार 1959 में वो क्यूबा शीत युद्ध का एक भाग बन जाता है और एक वहाँ पर संकट उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि पूंजीवादी उदारवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के मध्य इस समय तक संघर्ष शुरू हो चुका था। दोनों अपनी अपनी शक्ति का वर्चस्व स्थापित करने में लगे हुए थे। जहाँ सोवियत संघ ज़्यादा से ज़्यादा साम्यवादी शासन को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए सक्रिय था, तो वहीं अमेरिका की नीति ये थी कि साम्यवाद को अवरोध किया जाए, साम्यवाद का अवरोधन किया जाए, जिससे कि पूंजीवादी और उदारवादी विचारधारा को नुकसान ना हो। तो एक तरह से विचारधारात्मक संघर्ष भी था, साथ ही शक्ति और वर्चस्व की भी लड़ाई थी। तो इस प्रकार 1958 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना के साथ ही क्यूबा के संकट की शुरुआत हो जाती है। क्यूबा और सोवियत संघ में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए और सोवियत संघ ने भी वहाँ पर बड़ी मात्रा में आर्थिक और सैनिक सहायता देना शुरू कर दिया। और इसमें तीव्रता तब आई जब 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में सैनिक अड्डे बनाने शुरू कर दिए। वहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण अस्त्र शस्त्रों को रखना शुरू कर दिया, मिसाइल्स रखना शुरू कर दिया। और जब वहाँ पर सोवियत बैलिस्टिक मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट होने लगा, तो ऐसे में अमेरिका ने अपने सूचना तंत्र से इन सब चीज़ों को ज्ञात किया। और जब अमेरिका को ये लगा कि सोवियत संघ ने पूरी तरह से वहाँ पर क्यूबा को सैन्यकृत कर दिया है, तो ये अमेरिका के लिए न केवल सामरिक दृष्टि से सुरक्षा को खतरा था, वरन उसकी विचारधारात्मक, उसकी शक्ति और वर्चस्व सभी पर एक संकट था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यूबा की नाकेबंदी कर दी चारों तरफ से, ताकि सोवियत सैनिक सहायता क्यूबा तक ना पहुंच सके। ऐसे में सोवियत संघ और अमेरिका में युद्ध की सी स्थिति उत्पन्न हो गई और पूरा संसार परमाणु युद्ध की सीमा पर खड़ा दिख रहा था। ऐसे में यूएनओ महासचिव यूथार्ट ने संयम की अपील की और साथ ही सोवियत संघ और अमेरिका के द्वारा भी यद्यपि उग्रता दोनों में थी, तथापि दोनों ही इस तरह के किसी युद्ध में लिप्त भी नहीं होना चाहते थे। ख्रुश्चेव ने वहाँ पर सैनिक अड्डों को हटाने के लिए सहमति दी। साथ ही अमेरिका ने भी क्यूबा की नाकेबंदी को हटाने और वहाँ पर दोबारा से अपने सैनिकों की वापसी का संकेत दिया। और बाद में यूएनओ महासचिव यूथार्ट के प्रयत्नों से और दोनों ने ही संयम से काम लिया। तो इस प्रकार से क्यूबा का ये संकट टला। इस समय अगर किसी भी एक शक्ति के द्वारा ज़्यादा उग्रता दिखाई जाती तो ये बहुत बड़े युद्ध का कारण बन सकता था। तो इस प्रकार क्यूबा का ये संकट उत्पन्न हुआ, वहाँ पर सोवियत बैलिस्टिक मिसाइल के डिप्लॉयमेंट के साथ, वहाँ पर सैनिक अड्डों की स्थापना के साथ, और उसको अमेरिका के दबाव के कारण इसको सोवियत संघ को वहाँ से इन सब चीज़ों को हटाना पड़ा। तो इस प्रकार, और यहाँ पर भी अमेरिका की भी नीति साम्यवाद के अवरोधन की थी, उसकी शक्ति को रोकने की थी। तो इस प्रकार ये संकट टल गया। बाद में क्यूबा नाम का सदस्य बन गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बना। और क्यूबा आज भी सोवियत संघ अर्थात आज के रूस का मित्र है और अमेरिका का कट्टर आलोचक है। तो इस प्रकार ये क्यूबा का संकट शीत युद्ध की अवधि के अंतर्गत महत्वपूर्ण संकटों में से एक था, जिसे क्यूबा संकट, क्यूबा के मिसाइल संकट दोनों ही नामों से जाना जाता है। अब हम कोरिया के संकट की बात करेंगे। 1910 तक कोरिया जापान के नियंत्रण में था, लेकिन जब
द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई तो कोरिया को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और कोरिया का विभाजन कोरिया का विभाजन 38 डिग्री समानांतर रेखा पर कर दिया गया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में, उत्तरी कोरिया में यूएसएसआर यानी साम्यवादी प्रभुत्व रहा और दक्षिणी कोरिया में यूएसए यानी यूएसए का प्रभुत्व रहा यानी पूंजीवादी प्रभुत्व रहा। दक्षिणी कोरिया में जापान और यूएस दोनों साथ मिलकर के दक्षिणी कोरिया की सहायता कर रहे थे। उत्तरी कोरिया में चीन और सोवियत संघ दोनों उसकी सहायता कर रहे थे। यद्यपि ये विभाजन कर दिया गया युद्ध के उपरांत उत्पन्न परिस्थितियों के कारण, लेकिन कोरिया के लोग विभाजन से असंतुष्ट थे। वो किसी भी रूप में कोरिया का विभाजन नहीं चाहते थे। तो ऐसे में उस विभाजन को समाप्त करने की दृष्टि से या अपने आप को एकीकृत करने की दृष्टि से उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। इस समय जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया तो यूएसए ने दक्षिणी कोरिया को सहायता दी और इसमें यूएनओ का भी हस्तक्षेप हुआ। अमेरिका इसमें यूएनओ का हस्तक्षेप कराने में सफल भी रहा, क्योंकि यूएसएसआर इस समय यूएनओ का बहिष्कार कर रखा था चीन के प्रश्न को लेकर के, क्योंकि वो साम्यवादी चीन को यूएनओ का मेंबर बनाना चाहते थे, लेकिन अमेरिका इसके लिए वीटो कर रहा था। तो ऐसे में यूएसए को यूएनओ के अंतर्गत उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कराने का अवसर मिल गया। यूएनओ ने भी अंततः इसमें हस्तक्षेप किया और उत्तरी कोरिया की सेनाओं को दक्षिणी कोरिया से हटाने और युद्ध को रोकने के लिए अपना प्रस्ताव रखा। तथापि अमेरिका ने युद्ध विराम करने के बजाय वापस अपने युद्ध की घोषणा कर दी और सेनाएं उत्तरी कोरिया के अंतर्गत चली गईं। लेकिन बाद में उत्तरी कोरिया ने अमेरिका और यूएनओ की जो सेना थी उसको अपने यहाँ से बाहर निकाल दिया। अंततः यूएनओ के प्रयास से इस बात पे सहमति हुई कि दोनों ही उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया वापस अपनी सीमा 38 डिग्री समानांतर रेखा पर आ जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन भी युद्ध नहीं चाहते थे। वो सिर्फ साम्यवादी प्रभाव को रोकना चाहते थे। उन्हें ये बताना चाहते थे कि इस तरह से साम्यवाद को वहाँ पर वो नहीं पनपने देंगे या उसके लिए वो हमेशा समस्याएं पैदा करेंगे। वापस दोनों कोरिया 38 डिग्री समानांतर रेखा पर आ गए और इस प्रकार ये संकट भी टला और युद्ध की स्थिति आने से रुकी। इस प्रकार इस संकट के अंतर्गत यूएसएसआर, यूएसए, चीन और यूएनओ शामिल रहे और इस संकट को रोकने में सफल रहे। आज भी दोनों कोरिया अलग हैं, दोनों के संबंधों में सामान्यता नहीं है। 1950 के अंतर्गत भी जो स्थिति थी, क्योंकि दोनों कोरिया अपने आप को एक करना चाहते थे, उस समय एक रहना चाहते थे और उसके लिए चुनाव की व्यवस्था होनी थी, लेकिन दक्षिणी कोरिया ने चुनाव नहीं होने दिए क्योंकि अमेरिका इसके पक्ष में नहीं था। क्योंकि चुनाव होते तो हो सकता था दोनों कोरिया उसी समय उन दोनों कोरियाओं का एकीकरण हो जाता, लेकिन वो उस समय अमेरिकन हस्तक्षेप के कारण या अमेरिका के द्वारा साम्यवाद के अवरोधन की जो नीति थी उसके कारण दोनों कोरियाओं का एकीकरण नहीं हो सकता। और आज भी ये दोनों देश अलग अलग हैं और दोनों के संबंधों में सामान्यता नहीं है। यूएसएसआर के विघटन के बाद उत्तरी कोरिया ने अपने को शक्तिशाली करने के लिए अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न किया और आए दिन अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा रहा। आज भी दक्षिणी कोरिया को यूएसए का संरक्षण प्राप्त है एवं उत्तरी कोरिया को रूस एवं चीन का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है। कोरिया आज भी विश्व को संकट में डाल सकता है। क्यों? क्योंकि उत्तरी कोरिया में किम जोंग एक तानाशाह शासक हैं और दोनों ही कोरिया जो हैं उनको विश्व की जो बड़ी शक्तियां हैं उनका समर्थन प्राप्त है। उत्तरी कोरिया को जहां यूएसए का आज भी समर्थन प्राप्त है, उत्तरी कोरिया को जहां आज भी चीन और सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त है, तो वहीं दक्षिणी कोरिया को यूएसए का संरक्षण प्राप्त है। और किम जोंग जैसे तानाशाह शासक जो पूरी तरह से शस्त्रीकरण में सक्रिय हैं और आए दिन परमाणु परीक्षण करते रहते हैं और
अपनी नीतियों के लिए पूरी तरह से अपनी एक स्वतंत्र नीति का संचालन करते हैं, बहुत ही तानाशाही प्रवृत्ति के शासक हैं, उसको विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो कोरिया का संकट यद्यपि 1950 में टल गया और आज भी कोरिया लेकिन विश्व को झकझोर कर देने वाली ताकत रखता है। उसके किसी भी कारण से विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार आज हमने शीत युद्ध की अवधि के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के संकट और समस्याएं आई थी, उसके अंतर्गत क्यूबा और कोरिया के संकट के बारे में अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम अफ़गानिस्तान और वियतनाम की समस्याओं का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।